आखिर इतना एडवांस होने के बावजूद भी हम अभी तक किसी भी एलियन प्लेनेट को क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं और कैसे आपका खाना ये डिसाइड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल बनेंगे। साथ ही साथ आज आप बोलिविया की एक लेक के पास कैप्चर हुए एक ऐसे क्रिएचर को भी देखने वाले हैं जिसे देखने के बाद वहां की गवर्नमेंट तक हिल गई थी। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा मस्त और इंटरेस्टिंग। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत ही एक्टिवेट होकर हमें ठीक करने लगता है, जिसकी वजह से हमें यह लगता है कि भाई जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है ना, ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। राइट? रॉन्ग। क्योंकि भाई साहब हमारे इस इम्यून सिस्टम को ना ये नहीं पता होता कि हमारी इस बॉडी में आंख नाम का भी कोई ऑर्गन मौजूद है। क्योंकि जिस दिन हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता चल गया कि हमारी बॉडी में आंख नाम का भी कोई ऑर्गन मौजूद है, आप मुझसे लिखवा कर ले लो, मुश्किल से मुश्किल वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जब हम किसी भी चीज को देख पाएंगे। क्यों? चलो उसकी पीछे की साइंस बताता हूं। तो देखो गाइस, हमारी जो ये आंख होती है ना, ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे नाजुक ऑर्गन होता है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत से सॉफ्ट टिश्यूज और सेल्स मौजूद होते हैं जो कि पूरी बॉडी में कहीं भी नहीं पाए जाते। बट इंटरेस्टिंगली हमारा जो ये इम्यून सिस्टम होता है ना भाई, ये डेवलप ही कुछ इस तरीके से होता है कि इसके लिए हमारी आंखों के जो टिश्यूज होते हैं या जो कॉर्निया होता है या जो ये व्हाइट व्हाइट वाला हिस्सा होता है ना भाई, इसके लिए हमारी बॉडी का ऑर्गन नहीं होता, बल्कि इसके लिए ये होता है एक जिंदा बैक्टीरिया। तो इस केस में अगर हमारे इम्यून सिस्टम को यह पता चल जाए कि हमारी बॉडी में आंख नाम का भी कोई ऑर्गन होता है, तो ये हमारे लेंसेस को, कॉर्निया को और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना भाई, इसको सिर्फ 1.5 दिन के अंदर ही खाकर खत्म कर देगा। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी होता है जिसके चलते हुए हमारे इम्यून सिस्टम के जो वॉरियर्स होते हैं ना, उनकी एंट्री हमारा दिमाग और हमारी आंख की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अपने अंदर एंटर होने से हमेशा ही रोके रखती हैं। और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आपने ना बहुत सी बार ये सुना होगा कि कभी कभार क्या होता है कि कोई इंसान कोई गलत चीज खा जाता है जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है। तो प्रैक्टिकली देखो होता क्या है कि जब उस चीज को किसी इंसान ने खाया होता है ना, तो उसके असर को बॉडी से खत्म करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बियॉन्ड बाउंड्रीज जाकर ओवर एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये चीज होती है तो हमारे आंख के जो बैरियर होते हैं ना, जो अपने अंदर उन वॉरियर्स को आने से रोकते हैं, भाई वो जो बैरियर होते हैं वो टूट जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम एंटर कर जाता है हमारी आंख के अंदर। और जैसे ही ऐसा होता है, कुछ ही घंटों के अंदर इंसान अंधा हो जाता है। गाइस, अगर आप भी इस चैनल के रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया था कि हम जो इंसान होते हैं ना, वो एक सर्टेन सेट ऑफ डायमेंशन में ही चीजों को देख पाते हैं। यानी कि भले ही कोई भी इंसेक्ट या फिर क्रिएचर इस वक्त भी आपके रूम में मौजूद हो, लेकिन क्योंकि उस डायमेंशन को हम देख ही नहीं पा रहे हैं तो उसकी प्रेजेंस हमें ना कभी भाई फील नहीं होगी। और इस चीज का उस समय का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ था ये स्टारफिश वाला ऑब्जेक्ट। बट क्या आपको पता है कि भैया एक बार फिर से यही चीज लोगों के सामने दोबारा से सच साबित हुई है। एक्चुअली गाइस, आई एम डैम श्योर ये इंफॉर्मेशन अब तक आने नहीं दी गई होगी, लेकिन रिसेंटली 25 जनवरी 2025 को ना बोलिविया की एक लेक के पास एक इंटर डायमेंशन ट्रांसपेरेंट क्रिएचर की प्रेजेंस को भी लोगों के द्वारा फील किया गया है। और देखो उसी का ही ऑथेंटिक प्रूफ है बोलिविया की एक लेक के पास लगे गवर्नमेंट कैमरा के द्वारा कैप्चर की गई ये इमेज, जिसमें आप भी ना क्लियरली एक अजीब से ट्रांसपेरेंट से क्रिएचर की एक हल्की सी झलक देख सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बात अगर उन लोगों के स्टेटमेंट की जाए जिन्होंने इस क्रिएचर की प्रेजेंस को फील किया, तो भाई उन सभी का ये कहना है कि ये क्रिएचर ना काफी ज्यादा अजीब सा था, प्लस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जैसा लग रहा था। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, हमें एक्चुअली में ये फील हो रहा था कि हमारी आंखें उस क्रिएचर को ना प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रही, जो अगेन इस बात को फिर से प्रूफ कर देता है कि जैसे ही कोई भी क्रिएचर या फिर इंसेक्ट हमारी चीजों की देखने की कैपेसिटी की पावर से परे जाता है, भाई वो हमें बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाता है। हालांकि देखो गाइस, इस इमेज को ऑथेंटिक मानने का मेरा सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि भाई इसको किसी प्राइवेट कंपनी के कैमरा ने कैप्चर नहीं किया है, बल्कि बोलिवियन गवर्नमेंट ने क्या था, लेक के पास अपना एक कैमरा लगाया हुआ था, उसी कैमरा ने इस इमेज को क्लिक किया। और ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ना इस समय बोलिवियन गवर्नमेंट इस इमेज से ऐसे बैक ऑफ नहीं हो पा रही है कि जी हमें तो पता ही नहीं है क्या है, ये स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है वहां से। हालांकि गाइस ये कुछ भी हो, बट अगेन ये चीज प्रूफ तो ये करती है कि भाई आप डंके की चोट पर ये नहीं बोल सकते हो कि आप अपने घर में या फिर इवन अभी आप अपने रूम में अकेले ही रहते हो। गाइस देखो, आशीर्वाद या फिर जिसे ब्लेसिंग भी कहा जाता है ना, वो एक ऐसा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हर एक कल्चर में देखने को जरूर मिलेगा। एंड इवन साल 2017 में यूएसए में की गई स्टडी तो ओपनली भी ये बोलती है कि जिन लोगों को दूसरे लोग आशीर्वाद या फिर ब्लेसिंग देते हैं ना, उनकी लाइफ में सक्सेसफुल होने का जो परसेंटेज है वो स्ट्रेट 60% तक बढ़ जाता है। तो अब ये जानने के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि भाई फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ये ब्लेसिंग या फिर आशीर्वाद है ये एक तरीके का कोई जादू होता है जो इस तरीके का काम कर देता है।
अब देखो गाइस, ये जादू होता है या फिर नहीं होता, ये तो भाई मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ साइंटिफिकली मैं आपको ये बता सकता हूं कि जब कोई भी इंसान हमें ब्लेसिंग देता है ना, तो उस वक्त हमारी बॉडी के साथ क्या होता है। तो देखो गाइस, हमारी बिल्कुल बेसिक सी साइंस ये बोलती है कि जब भी आप किसी दूसरे इंसान से कुछ भी बोलते हो या दूसरा इंसान आपके लिए कुछ भी बोलता है, तो सर्टेन स्टेटमेंट या फिर वर्ड के हिसाब से ना हमारे दिमाग के अलग अलग पार्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। अब बात अगर ब्लेसिंग की जाए तो नॉर्मली ब्लेसिंग में क्या बोला जाता है, आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, तरक्की करो, यानी कि सिंपली ब्लेसिंग में उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमें ज्यादा पॉजिटिव और मोटिवेट रखते हैं। तो देखो बेसिकली जब भी कोई भी इंसान आशीर्वाद या फिर हमें जो ब्लेसिंग देता है ना, तो उस वक्त हमारे दिमाग के 3 मेजर पार्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि देखो ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे ही कोई भी इंसान हमें ब्लेसिंग देता है तो ये पार्ट क्या है ना, ये ज्यादा एक्टिवेट होकर हमारे स्ट्रेस और हमारी एंजाइटी को खत्म कर देता है। सेकंड नंबर पे एक्टिवेट होता है हमारे दिमाग का एमिगडाला, जो कि टेक्निकली फियर और स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जैसे ही कोई भी इंसान हमें आशीर्वाद देना शुरू करता है तो हमारे दिमाग के इस पार्ट में ना न्यूरल एक्टिविटी भैया लगभग ना के बराबर ही रह जाती है और हमें मिलता है वो इनर सुकून, पीस या शांति वाला जो एहसास होता है ना, लिटरली वो हमें भर भर कर मिलता है। एंड लास्ट पार्ट जो हमारे दिमाग का एक्टिवेट होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, जो बेसिकली देखो हमारे शरीर में ना हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे ही कोई भी इंसान हमें ब्लेसिंग देता है, ये पार्ट ना तुरंत ही हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन और डोपामिन को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आप है ना अगर अच्छे से किसी भी ब्लेसिंग को सुनते हो तो ये चीज आपको स्ट्रेट 5 से 6 घंटे तक बहुत ज्यादा पॉजिटिव और हाईली मोटिवेट वाली स्टेट में रख सकती है। अब देखो गाइस, अगर रेगुलर बेसिस पर इस चीज को किया जाए तो भाई मेडिकली भी ये बात पूरे तरीके से प्रूफ होती है कि सिर्फ ब्लेसिंग की वजह से ही ना हम बहुत लंबे समय तक एक हाईली पॉजिटिव और मोटिवेशन वाली स्टेट में अटके रह जाते हैं। मतलब हम चाहें तो भी नीचे नहीं आ सकते, हमारा दिमाग हमें प्रैक्टिकली वहीं अटका कर रखेगा, जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस भैया 60% तक बढ़ जाते हैं, जो अपने आप में भाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि भाई साइंटिफिकली भी ना हमारे पेरेंट्स के आशीर्वाद में भैया वो पावर होती है जो किसी एक लूजर इंसान को भी ना हीरो बना सके। गाइज मुझे एक बात बताओ कि नॉर्मली अगर हम किसी भी कंट्री की ट्रैक रिकॉर्ड को निकाल कर देखें तो अक्सर बहुत से ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं जहां पर क्या होता है कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के एजेंट हो गए या फिर आर्मी के जो सोल्जर हो गए ना, उनको बहुत सी बार ऐसी टफ सिचुएशन में लोगों के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है कि भाई उनसे ना देश की कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर जाती है। अब देखो कोई स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सभी कंट्री के साथ भाई ये सिचुएशन जो है वो होती ही रहती हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप यूएसए के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे ना तो वहां पर भाई 10,000 में से सिर्फ 1 या 2 बार ही ऐसी चीज हुई होती है कि वहां पर किसी भी एजेंट को अगर कोई बंदा पकड़ ले या सैनिक को कोई पकड़ ले तो उससे कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर आई हो। तो भाई सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर फिर यूएसए के पास ऐसी कौन सी जादुई की छड़ी है कि भाई जिसको बस उसने घुमा दिया और पूरी दुनिया के लोगों के जो दिमाग है उनसे यूएसए की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की जो जानकारी थी वो गायब हो जाए। मतलब कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे। एक्चुअली गाइस शायद आपको ये बात नहीं पता होगी लेकिन इसके पीछे कोई जादुई छड़ी नहीं बल्कि एडवांस पासवर्ड प्रोटेक्टेड पिल्स होती हैं। तो देखो गाइस, अकॉर्डिंग टू अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट साल 2016 में ये चीज हमारे सामने सबसे पहली बार आई जिसमें हमें ये पता चला कि भाई जो यूएसए है ना उसने एक ऐसी पिल को बनाकर तैयार किया है जो प्रैक्टिकली देखने में तो नॉर्मल एक दवाई की तरह ही है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि इन पिल्स के अंदर ना बहुत छोटे छोटे सेंसर्स को इंस्टॉल किया जाता है जो कि सीधा कनेक्ट रहते हैं सैटेलाइट से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही किसी भी सैनिक को या किसी भी एजेंट को किसी ऐसी जगह पर भेजा जाता है जहां पर इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में 2 या 3 पिल्स को ना उस इंसान को पहले से ही खिलाकर भेजा जाता है। अब देखो जैसे ये पिल उस इंसान के पेट के अंदर पहुंचती है ना भाई ये एक तरीके से डीएक्टिवेट होकर एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह ही पेट के अंदर पड़ी रहती है। बट सैडली अगर वो इंसान किसी भी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाता है और एजेंसीज को ये लगता है कि भाई अब उनकी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या गवर्नमेंट की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है तो उस केस में बेस में बैठे हुए बड़े अधिकारी एक स्पेसिफिक पासवर्ड को डालकर उस पिल को एक्टिवेट कर देते हैं और जैसे ही वो पिल एक्टिवेट होती है उसके ऊपर का जो शेल होता है ना वो एकदम से खुल जाता है और अंदर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और एज अ रिजल्ट सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही वो इंसान इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर जाता है। देखो गाइस यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए अगर आप खुद से भी यूएसए के ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर डीपली ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई साल 2016 के बाद से यूएसए के साथ इन तरीके की जो डेटा लीक्स के इंसिडेंट होते हैं भाई वो रैपिडली खत्म हो चुके हैं। लेकिन भैया आयरनी देखिए कि एक टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन को लीक होने से रोक रही है
उसी की टेक्नोलॉजी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट यूएसए में लीक कर गए और उसी के बिहाफ पर दूसरी कंट्रीज एंड इवन आज मैंने भी वही आर्टिकल पढ़कर आपको इन पिल्स की सच्चाई बताई है। गाइस आई एम डैम श्योर ये चीज आपने भी नोटिस तो जरूर करी होगी कि जिन मीम्स या फिर जोक्स को पढ़कर हम लड़के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं या मुस्कुरा जाते हैं, अगर वही जोक्स या फिर मीम्स किसी लड़की को दिखाए जाएं या पढ़ाए जाएं तो उन्हें ना वो काफी ज्यादा अजीब और डिस्गस्टिंग से लगते हैं। तो भाई सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर एक मर्द जिन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लड़कियां उसी चीज को देखकर ऐसे ईयू या डिस्गस्टिंग वाला फील क्यों करती हैं? इतना बड़ा मेजर डिफरेंस मेंटेलिटी में आता ही क्यों है? तो देखो गाइस, इसके पीछे ना एक बेहद ही सिंपल सी साइंस काम करती है जिसे कि साल 2020 में रिसर्चर्स ने दुनिया के सामने लाकर रखा था। एक्चुअली गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि जो हम मर्दों का ह्यूमर होता है ना, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव, ज्यादा रिस्की, ज्यादा ऑफेंसिव और ज्यादा एजी होता है, जिसकी वजह से मेल अपने किसी भी डार्क ह्यूमर के थ्रू ना अपनी इंटेलिजेंस और अपने सोशल स्टेटस को दुनिया को दिखाते हैं। जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हम लड़के इतने ज्यादा डार्क ह्यूमर वाले जोक्स को आपस में शेयर कर देते हैं जिसे प्रैक्टिकली एक लड़की का दिमाग के द्वारा समझ पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और देखो गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप इस चीज से भी रिलेट करोगे कि कभी कभार क्या होता है कि हम अपने ही इस डार्क ह्यूमर के चलते हुए ना अपने सामने वाले दोस्त को इस कदर जलील कर देते हैं कि उसका सिर्फ अगर 10% भी लड़कियां दूसरी लड़कियों से बोल देना तो भाई पूरी जिंदगी दो लड़कियां आपस में कभी अपना चेहरा भी ना देखें, बट प्रैक्टिकली हमें जलील करने में और हमारे दोस्त को हमसे जलील होने में उतना ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो देखो गाइस, ये तो बात हो गई हम मर्दों के दिमाग की। अब बात करते हैं जरा लड़कियों के दिमाग की। तो देखो गाइस, लड़कियों का जो ह्यूमर होता है ना, वो ज्यादा सोशल होता है। मतलब कि उनका दिमाग है ना, डार्क ह्यूमर को समझने या उसको चेस करने की बजाय नॉर्मली हैपनिंग वाला मजाक और खुश रहने में ज्यादा बिलीव करता है, जिससे दो लड़कियों के बीच में टेंशन रिड्यूस हो जाए और उनका जो बॉन्ड हो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो देखो, टेक्निकली आप ये बोल सकते हो कि एक मर्द जितना डार्क ह्यूमर वाला जोक क्रैक करेगा, वो अपने ग्रुप में उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंस को जो है वो बताएगा कि देखो मैं इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तभी मैं इस गंदे लेवल वाले डार्क ह्यूमर पर पहुंच गया। जबकि बात अगर लड़कियों की जाए तो लड़कियों का दिमाग है ना, उस चीज को क्रैक नहीं कर पाता। उनके लिए वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग सा रखता है। उनके लिए होता है कि हम अच्छा मजाक करें, ऐसा मजाक करें जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, जबकि मर्दों के केस में ये नहीं हो सकता है। हम खुश रहते हैं अपने दोस्त को गंदे तरीके से जलील करने में। तो अब देखो, देर किस बात की है, इस वीडियो को तुरंत उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो आपको हंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। गाइस देखो, शायद इस चीज को आपने भी नोटिस किया होगा कि जितने भी ज्यादा अमीर या सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो उतने ही ज्यादा सिंपल फूड को कंज्यूम करते हैं। अब देखो, अगर ये चीज एक या दो लोगों के साथ हो तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि भाई होता होगा, बट ऑलमोस्ट अगर आप इन सारे ही सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी को देखोगे या फिर इनकी इंटरव्यूज को अगर देखना शुरू करोगे तो आपको ये चीज लगेगी भाई ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल और बोरिंग से फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होता है कि भाई फिर इतना पैसा होने के बावजूद भी ये लोग स्ट्रीट फूड या फिर चटपटे खाने का मजा क्यों नहीं ले पा रहे? सो गाइस, इस फैक्ट को पूरे ही फोकस के साथ सुनिएगा क्योंकि ये फैक्ट आपकी भी जिंदगी लिटरली बदलने वाला है। असल में देखो गाइस, आप अपनी लाइफ में कितने ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे ये आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा डिपेंड करता है आपके खाने पर। क्यों? चलो इसके पीछे की साइंस बताता हूं। असल में गाइस हुआ कुछ ऐसा कि साल 2014 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ना 1000 लोगों के ऊपर एक बेहद ही यूनिक सी स्टडी को कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने ना 500 लोगों को प्रोसेस फूड, चटपटा फूड या फिर वो भर भर कर वो खाने को दिया जिनकी भाई उनको क्रेविंग हो रही थी। बट ऑन दी अदर हैंड जो बचे हुए 500 लोग थे ना, उन्हें उबली हुई सब्जियां, कम मसाले का खाना और बिल्कुल सिंपल सा या बोरिंग सा खाना खाने को दिया। एंड इंटरेस्टिंगली 4 से 5 महीने के बाद रिसर्चर्स ने ये देखा कि जो इंसान सादा खाना खा रहा था वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर ना बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। मतलब कि ना सिर्फ उसकी मेमोरी काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी, बल्कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर और अपने आप को ना ज्यादा सक्सेसफुल बनाने की जो क्रेविंग थी वो भी भाई 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर भाई ये जादू हो कैसे रहा था? तो देखो गाइस, ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि इस पूरी दुनिया में ना हर एक चीज एक सर्टेन वाइब्रेशन के थ्रू वाइब्रेट करती है। अब जो ये अनहेल्दी फूड होते हैं या फिर जो प्रोसेस फूड होते हैं, उनका वाइब्रेशन लगभग 1 से लेकर 5 मेगाहर्ट्ज तक के बीच होता है। जबकि बात अगर वेजिटेबल्स या फिर हर्ब्स या फिर बिल्कुल ही सिंपल फूड की जाए तो भाई उनकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो लगभग 250 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक के बीच की होती है। अब देखो गाइस, ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि आप जिस भी फ्रीक्वेंसी के फूड को कंज्यूम करेंगे, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो फूड आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को भी उसी हिसाब से चैनलाइज करेगा। तो अगर एक इंसान काफी लंबे समय तक हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन पर रहता है तो ये बात मेडिकली भी प्रूफ है कि उसके सोचने समझने की शक्ति, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की शक्ति और यहां तक कि चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी शक्ति ना
काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और देखो इसका सबसे सटीक जीता जागता एग्जांपल निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन भी हैं, जिन्होंने ओपनली बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आकर खुद से ये बोला है कि भाई उनके सक्सेसफुल होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन खुद को हाई फ्रीक्वेंसी पर हमेशा रखना था। और देखो गाइस ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए अगर आप थोड़ी सी डीप रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर और करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हुआ करते थे या फिर जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो भी स्पेशली इसी तरीके की डाइट को फॉलो करते हैं। और पास्ट में एक्चुअल बेसिस पर भाई उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस की वो मिसालें देकर रखी हुई हैं जिन्हें आज तक भी कोई नहीं झुकला सकता। मतलब कि गाइस हमारे जो ऋषि मुनि थे ना भाई वो 100 साल पहले या फिर उससे पहले भी वो बातें हमें बताकर चले गए हैं जो लिटरली हमारी साइंस आज तक भी प्रूफ नहीं कर पा रही है। और देखो गाइस ये वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज भी जितने भी ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो हमेशा ही हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाले फूड को कंज्यूम करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं तो सिर्फ 4 से 5 महीने तक इस प्रैक्टिस को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आपको खुद से अपनी लाइफ के अंदर खुद ही दिखने लगेगा। गाइज मुझे एक बात बताओ कि हमें कितनी ही बार ऐसी कोई वीडियो क्लिप या फिर इमेज देखने को मिली है जिसमें देखकर हमें यह लगता है कि भाई कोई बाहरी सभ्यता का परजीवी हमारी जो है वो अर्थ पर घूम रहा है या फिर उसका जो स्पेस क्राफ्ट है ना भाई वो आसमान में हवर कर रहा है। भाई भर भर कर ऐसी वीडियो क्लिप्स हमें देखने को मिलती हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अब मुझे खुद से ये बताओ कि कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि हमारे रिसर्चर्स ने भाई डंके की चोट पर बोला हो कि देखिए जी ये वो प्लेनेट है जिसमें भारी सभ्यता मौजूद है, ये रही उस एलियन की फोटोग्राफ। कितनी बार हुआ है भाई? एक सिंगल बार भी नहीं हुआ। तो भाई इसका तो मतलब ये हुआ कि वो लोग हमारी अर्थ पर आते हैं, हमें देखते हैं, हमारे कल्चर को समझते हैं और चले जाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड हमें यह तक नहीं पता है कि हमारे ही सोलर सिस्टम में किस प्लेनेट पर जीवन मौजूद हो सकता है। तो ये एक तरफा क्यों हो रहा है काम? भाई एडवांस तो हम भी है ना, तो हम उन सिविलाइजेशन को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? तो चलिए गाइस आज इसके पीछे का एक ऐसा साइंटिफिक आंसर आपको देता हूं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो देखो गाइस ये क्वेश्चन अभी जो मैंने आपके सामने रखा है ना भाई वो पहला इंसान नहीं हूं जो ये जानने में काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि शायद आपको ये बात नहीं पता होगी लेकिन साल 1964 में रशिया के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डशेव को भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करता था, जिसके बाद उन्होंने इसके सटीक आंसर को जानने के लिए बनाकर तैयार किया कार्डशेव स्केल। बेसिकली ये एक ऐसा स्केल है जो कि हमारी एडवांसमेंट और हमारी नॉलेज को कंबाइंड करके ये देखने के लिए बनाया गया है कि प्रैक्टिकल बेसिस पर इस अनंत ब्रह्मांड में हमसे एडवांस और हमसे भी गई बीती सभ्यता कहां पर स्टैंड करती है। और देखो गाइस इसको बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि कार्डशेव को भी खुद ये जानना था कि कल को उठकर अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन अर्थ पर आ जाती है तो वो कितनी ज्यादा एडवांस है, वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करती है और माइक्रोस्कोपिक और यूनिवर्सल लेवल पर वो कितनी चीजों को मैनेज कर सकती है। उसी हिसाब से वो किस टाइप की सिविलाइजेशन है उसका आइडिया हम लगा सकें और उसके बराबर या उससे एडवांस होने के लिए हमें और कितना ज्यादा ट्राई करना है या एडवांस होना है भाई इस स्किल को देखकर उसका भी अंदाजा लगाया जा सके। तो देखो गाइस नॉर्मली इस चार्ट को ना 7 अलग अलग सिविलाइजेशन वाली कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। अकॉर्डिंग टू निकोलाई और बहुत से दूसरे साइंटिस्ट हम इंसान अगर दूसरे प्लेनेट पर एक्चुअली में किसी बाहरी सभ्यता को ढूंढना चाहते हैं ना तो हमें एटलीस्ट टाइप 1 सिविलाइजेशन तक एडवांस होना ही पड़ेगा। तो अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि फिर भाई इस पूरे स्केल में हम ह्यूमंस भाई हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो देखो गाइस जैसी ये चीज दुनिया के सामने आई ना पूरी दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स हर एक एक्सपेक्ट को रखकर ये जानने के लिए जुट गए कि प्रैक्टिकली हम इंसान इस स्केल पर कहां पर स्टैंड करते हैं। एंड गेस व्हाट, आंकड़े चौंका देने वाले थे, क्योंकि गाइस अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स जिसमें फिजिसिस्ट कार्ल सेगन का नाम भी शामिल है, उनके अकॉर्डिंग हम अभी ना सिर्फ 0.73 सिविलाइजेशन है, यानी कि प्रैक्टिकली अभी तक हम टाइप 0 पर ही खड़े हुए हैं। जिसके बाद जैसी इंफॉर्मेशन भाई पूरी दुनिया के सामने आई ना प्रैक्टिकली हम इंसानों को अपनी खुद की औकात दिख गई। जिसके की बाद फिजिसिस्ट मिकाउ काकू ने एक और एस्टिमेट लगाकर ये बोला कि जिस स्पीड से हम एडवांस होते हुए चले जा रहे हैं अभी हमें ना 100 से 200 साल और लग सकते हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में। अब देखो गाइस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरे तरीके से क्लियर हो जाता है कि हम कहां पर खड़े हुए हैं और टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में हमें कितना समय लगेगा। लेकिन एक और चीज जो शायद अब आपके दिमाग में आई हो वो ये होगी कि भाई फिर टाइप 1 सिविलाइजेशन आखिर होगी कैसी। तो देखो गाइस अकॉर्डिंग टू दिस स्केल जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, जब हम हमारे प्लेनेट की टोटल अवेलेबल एनर्जी को एफिशिएंटली निचोड़कर यूज करना शुरू कर देंगे तब जाकर हम टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाएंगे। यानी कि उस केस में ना हम सोलर, विंड, जियोथर्मल और प्लेनेटरी एनर्जी सारे के ही रिसोर्सेज को 100% फुल यूटिलाइज कर रहे होंगे। जिससे होगा क्या कि हम इतने ज्यादा एडवांस बन जाएंगे कि हमारा एक एडवांस रेडियो नेटवर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हम आसानी से भारी सिविलाइजेशन के सिग्नल को
पकड़कर उनसे कम्युनिकेट कर सकते होंगे। साथ ही साथ हम इतने ज्यादा भी केपेबल हो चुके होंगे कि हम आसानी से ना इतनी एनर्जी को यूज करते हुए किसी भी दूसरे प्लेनेट या फिर स्टार तक एफिशिएंटली ट्रैवल भी कर सके होंगे। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि ये स्केल ये भी बोलता है कि जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनेंगे तो हम सिर्फ हमारी आकाश गंगा में मौजूद जीवन को ही तलाश पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भारी सभ्यता हमारी आकाश गंगा से बाहर किसी दूसरे प्लेनेट पर रहती है तो हमें उसका पता लगाने के लिए एटलीस्ट टाइप 3 सिविलाइजेशन तक जाना होगा, जिसमें हम ना इतने ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे कि हम हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सूरज और आसपास की कुछ गैलेक्सीज के बड़े बड़े स्टार्स से 100% निचोड़कर अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर रहे होंगे। और उस लेवल पर जाकर हम इस अनंत ब्रह्मांड में अगर कहीं पर भी जीवन मौजूद होगा तो ना सिर्फ उसे डिटेक्ट कर पाएंगे बल्कि आसानी से उस प्लेनेट तक ट्रेवल करके उन्हें देख भी पाएंगे। लेकिन बिना इतने एडवांस हुए प्रैक्टिकली अपने आसपास के प्लेनेट पर भी सही तरीके से जीवन ढूंढ पाना भी भाई हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए कई सालों से लगातार हम ये तो सुनते हुए आ रहे हैं कि हम लगातार दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन को जो है भाई वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा। प्रैक्टिकली भाई अभी हम इतने केपेबल हुए ही नहीं है कि हम अच्छे तरीके से दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करके ये पता लगा सकें कि वहां पर जीवन होने की कितनी पॉसिबिलिटी मौजूद है। और देखो गाइस, इस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ठीक वैसा ही है कि भाई मेरे को ये तो मालूम है कि इस अंधेरी जगह पर कोई ना कोई चीज कहां रखी हुई है, लेकिन वो कहां रखी हुई है ये जानने के लिए मेरे पास अभी इतनी समझ नहीं है कि मैं एक टॉर्च जैसे इक्विपमेंट को बना सकूं। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चक्कर में भाई हमें ये तो पता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन तो मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहां पर मौजूद है वहां तक पहुंचने के लिए और कम्युनिकेशन बनाने के लिए ना अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं। हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचना ही होगा। सो फाइनली गाइज, आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप गाइज आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और इसने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को थोड़ा सा चेंज जरूर किया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा। मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।